So let's start now. NVS PGT Physics 2014 Part 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शुरू के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 से 160 आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, टू बॉडी एक्स एंड वाई ऑफ मासेस एम एंड एन। मतलब हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास एम है और एक का मास स्मॉल एम है, और जो x है उसका मास ज़्यादा है, एंड दे आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, और उन दोनों के बीच की दूरी है d। इक्वल फोर्सेज इज अप्लाइड टू देम सो दैट दे अप्रोच ईच अदर। अब मान लेते हैं इसमें हम सेम फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो बताना द पोजिशन वेयर दे हिट ईच अदर, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर टच कर पाएंगे वो हमें बताना है। तो देखो, जब सेम फोर्स है दोनों में तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो जब दोनों में फोर्स सेम है तो एक्सीलरेशन जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा मास पर। अब मैं एक्सीलरेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, देखो हमें पता करना है उनका डिस्टेंस। तो इनिशियली तो वो रेस्ट पर थे, अब जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो होगा हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। आपको ये फॉर्मूला पता होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब जब वो टकरा रहे होंगे तो टाइम तो दोनों का सेम ही होगा, तो जो उनका डिस्टेंस है वो डायरेक्टली एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कौन ज़्यादा या कौन कम ट्रेवल कर रहा होगा, और उसी से हम पता लगाएंगे द पोजीशन वेयर दे हिट ईच अदर की वो क्या पोजीशन होगी। अब देखो, एक्सीलरेशन इनवर्सली मास पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस डायरेक्टली एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस और मास में रिलेशन क्या होगा, मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा मास पर। आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते हो, इस तरह से सोचो कि जो बॉडी भारी होगी और जो बॉडी हल्की है, तो जो बॉडी भारी होगी वो कम डिस्टेंस चल पाएगी क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा। जब वो मास उसका ज़्यादा है, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है, तो भारी होने की वजह से उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा और वो कम डिस्टेंस चल पाएगी, और जो हल्की वाली बॉडी है वो ज़्यादा डिस्टेंस चल पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा, छोटी वाली बॉडी। अब छोटी वाली बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो एम के ज़्यादा पास आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी जो वाई बॉडी है वो एक्स के पास आकर के टकराएगी, मतलब कि जो पॉइंट होगा जहां पर वो आपस में टकराएंगी वो एक्स के ज़्यादा पास होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक्स मतलब एक्स वाली बॉडी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एम वाली बॉडी ने उतने टाइम में उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एम वाली बॉडी एक्स के ज़्यादा पास आ जाएगी ना, मतलब टच करने के लिए, तो वो जहाँ पर टच करेंगे वो पॉइंट एक्स के ज़्यादा करीब होगा। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास m and length about an axis passing through its end perpendicular to the length। मतलब हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा। वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ml²/3। ठीक है, नहीं भी पता तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के लगा सकते हैं, जो कि क्या होती है मैं अभी समझाता हूँ। देखो, अगर कोई रोड है उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है, तो सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml²/12। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मान लो आपको ऐसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि सेंटर से जा रही है, और उसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है, लेट से पी क्यू। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पी क्यू के अबाउट, ध्यान रखना पी क्यू इसके पैरेलल है जो सेंटर से लाइन जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पी क्यू का होगा वो बराबर होगा कि सेंटर वाली लाइन से जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी का मास इनटू में जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो, मैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने आपको बताया कि अगर आप क्यूपी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो वो बराबर क्या होगा, जो लाइन सेंटर से जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ रोड इनटू में इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी d²। और अगर कोई रोड है तो रोड के सेंटर से जो लाइन जा रही होती है परपेंडिकुलर होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो हमें आई पी क्यू निकालना, मतलब एक एंड से निकालना है, तो आई सी की वैल्यू कितनी होगी ml²/12 प्लस m। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल जो भी लेंथ है एक्चुअली मिड पॉइंट पर ही एंड पर है, तो टोटल लेंथ का हाफ होगा डिस्टेंस l/2, तो l/2 का स्क्वायर, यानी कि ml²/12 प्लस ml²/2 2 4, तो कितना आ जाएगा ml²/3। तो ध्यान रखना आप दो चीज़ें,
सेंटर से पूछ रहे हैं तो सेंटर से आएगा ml²/12। अगर कोई एंड से पूछ रहे हैं, मान लो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंड जो रोड का एंड है वहाँ से पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा ml²/3। कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। वैसे बेटर होगा कि आप एंड का भी डायरेक्टली याद रखें। क्वेश्चन नंबर 143, वी हैव गिवन अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट 50 रेडियन पर मिनट about the axis, the torque which can stop the wheel in 1 minute is। तो देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड गिवन है 50 रेडियन पर मिनट। एक्चुअली जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सब चीज़ें ऐसा ही यूनिट में होनी चाहिए, तो रेडियन पर मिनट को आप चेंज करें पर सेकंड में, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई, डिवाइड करना होगा 60 से। देखो एक पूरे सर्कल में कितना सर्कल, अगर मान लीजिए कोई बॉडी एक कंप्लीट सर्कल कवर करती है तो उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 2 पाई रेडियन, तो इसलिए मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दी, और पर मिनट के लिए 60 से, ये ओमेगा आ गया। अब फाइनली वो रुक रही है तो फाइनल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी 0। हमें निकालना कि 1 मिनट में टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क निकालने के लिए अच्छा मैं टाइम कितना दे रखा 1 मिनट, तो इसको भी चेंज करो सेकंड में, तो वो 60 सेक हो जाएगा। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा में रिलेशन होता है टॉर्क बराबर आई इंटू में अल्फा। टॉर्क आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं दिया, लेकिन आपको ये तो पता होगा A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में T होता है। ऐसे रोटेशनल मैकेनिक्स में अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टी होता है, मतलब ये हो गया आपका डिफरेंस इन एंगुलर स्पीड अपॉन में टाइम। तो टॉर्क हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है, अल्फा को हम क्या लिख लेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टाइम टी। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, ओमेगा फाइनल 0 माइनस ओमेगा नॉट इनिशियल कितना है वो मैंने आपको बताया, ये इसको आप ये से थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं 3, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 3 पाई। देखो एक बार दोबारा देख लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 डिवाइड करो 3, तो 5/3 आ गया है, तो इसको लिख लिया हमने 5/3 इंटू में पाई डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना अपने पास 60 सेकेंड, तो यहाँ पर 60 लिख लो। अब 60 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 5 को आप 60 से डिवाइड करो तो ये आएगा 12, और 2 को डिवाइड करोगे यहाँ से 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 3 मतलब 18, तो ये आ गया पाई अपॉन में, मैग्नीट्यूड में सिर्फ ले रहा हूँ, पाई अपॉन 18 न्यूटन मीटर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। देखो एक और क्वेश्चन वैसे ही आगे जैसा भी हमने किया था, यूनिफॉर्म रोड पर बेस, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के निकालना है, और किसके बाद निकालना, तो एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए कोई रोड है एल लेंथ की, अब इसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। अच्छा ये के क्या है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी का, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में रिलेशन है वो है I इक्वल टू mk², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अपने को पता है ml²/12। मास से तो मास हटाओ, के निकालना है, तो k² इक्वल टू L²/12 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी √L/12, L का स्क्वायर अपॉन में 12 यानी कि L अपॉन में √12। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, a circular disc X of radius R is made from an iron plate of thickness T and another circular plate Y of radius 4R is made from iron of plate of thickness T/4। तो आपको बताना है एक्स और वाई में, आई एक्स और आई वाई में क्या रिलेशन होगा। अगर हम किसी सर्कुलर डिस्क की बात करें, लेट ये एक्स है, तो इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी डिस्क का, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ मास इंटू में जो भी इसका रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों केस समझते हैं। इसका जो रेडियस है वो है आर, और इसकी जो थिकनेस है, लेट कुछ मोटाई होगी इसकी, तो इसकी जो थिकनेस है वो है टी, और दूसरी जो प्लेट है हमारे पास वाई, देखो जो दूसरी प्लेट है दूसरी डिस्क है
उसका जो रेडियस है वो गिवन है 4r और इसकी जो थिकनेस है वो है t/4। तो रिलेशन बताना है। अब देखो मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है ½ mr², लेकिन मास तो गिवन नहीं, कैसे कंपेयर करें। एक चीज हिंट दी हुई है कि दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, ये भी आयरन का है ये भी आयरन का है, तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। अब मुझे मास को चेंज करना होगा डेंसिटी में, और डेंसिटी और मास में रिलेशन होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू में वॉल्यूम वी। अब क्योंकि ये जो डिस्क है ये थोड़ी सी टी थिकनेस की है, मतलब उसकी कुछ थिकनेस है, तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम बराबर हो जाएगी उसका एरिया इंटू में थिकनेस। और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², और थिकनेस की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं मास को अब रिप्लेस करूंगा फॉर्मूले में 1/2, मास को मैं लिखूंगा रो इंटू में पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर कितना है इसका r² इंटू में इसकी थिकनेस कितनी है पहले वाले की टी थिकनेस है। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आई वाई का। तो आई वाई का भी ऐसे करेंगे 1/2 डेंसिटी इंटू में पाई इंटू में इसका रेडियस स्क्वायर कितना है, तो इसका रेडियस है 4r, तो 4r का स्क्वायर इंटू थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है वो है t/4। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ½ mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। मास को हम लिख लेंगे डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगी एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि πr² इंटू में थिकनेस। और यहाँ पर ये तो हो गया मास, r² भी आएगा, तो यहाँ पर भी एक ध्यान रखना t के बाद ये r² भी बच रहा है, r² की और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर रो पाई 4πr² इंटू थिकनेस, और देखो रेडियस भी तो आता है रेडियस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसका रेडियस कितना है वो है 4r। अब देखो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं आई वाई को। 1/2 रो पाई, यहाँ से 4 है तो 4 का 16 हो जाएगा, 16 r का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में फिर से 16 r का स्क्वायर अपॉन में 4, इसको हटा दो ये आ जाएगा 4। अभी 1/2 रो 16 चौक 64 होता है 64 इंटू में r⁴ इंटू में t थिकनेस है यहाँ पर t, और यहाँ पर ये कितना है 1/2 रो पाई r⁴ इंटू में t थिकनेस i की वैल्यू। अब आप ये देखो कि जैसे आई वाई है तो मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर रहा हूँ, आई वाई इक्वल टू 64 इंटू में 1/2 रो r⁴ इंटू में पाई इंटू में टी, यहाँ पर एक पाई भी मिसिंग है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एक्स के। तो आप ये देखो यहाँ से कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है, आई वाई का 64 टाइम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आई वाई की। तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई बॉडी का ज़्यादा दे रखा होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, आई वाई की वैल्यू ग्रेटर है आई एक्स से। क्वेश्चन नंबर 146, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड t1 जब वो अर्थ के सरफेस पर है, t2 जब वो h हाइट ऊपर है और जो हाइट है वो r है। तो आपको बताना है कि t1/t2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब जब वो सरफेस पर है तो उसका टाइम पीरियड रहा होगा t1 2π√L/g, लेकिन अब वो ऊपर चले गया, टेकन टू द हाइट r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ से वो r हाइट ऊपर चले गया है। तो आपको बताना है कि वहाँ पर t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो जब ये ऊपर गया तो लेंथ में थोड़ी ना चेंज हुआ होगा, तो लेंथ तो सेम होगी, चेंज किस में हुआ वो होगा वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो t2 इक्वल टू हो जाए 2π/L/g। अब ये g' पता लग गया तो t2 भी पता लग जाएगा, फिर हम रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो देखो किसी h हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है आपका सरफेस पर कितना था एक्चुअली g का रिलेशन होता है, g इक्वल टू होता है gm/r²। ठीक है, g इन्वर्सली r पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप g'/g रखोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा r + h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा r का स्क्वायर, इन्वर्सली डिपेंड करेगा, ये h हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है।
तो जो जी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा जी इंटू में आर का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला ये भी होता है जी डैश इक्वल टू जी 1-2h अपॉन आर, एच हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी हो। लेकिन यहाँ तो जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, दे रखा है यहाँ पर हाइट रेडियस के बराबर है, तो ऐसे में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर हाइट किसके बराबर है, हाइट बराबर है आर के, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा किसी एच हाइट ऊपर वो हो जाए जी आर अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आर, तो मैं यहाँ पर आर लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर लिख लो या जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। यह आएगा जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर 2r और 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो किसी एच हाइट ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है g/4, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π√L, जी डैश की जगह पे क्या लिखो g/4 और ये 4 यहाँ पर आएगा तो 2πL अपॉन में g और यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 2π√L/g, तो एज इट इज़, और यहाँ पर 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। अब देखो 2π√L/g किसकी वैल्यू T1 की, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये किसके बराबर चल रहा है T2 के, तो T2 इक्वल टू 2 इंटू में 2π√L/g किसकी वैल्यू है T1 की, तो हमें क्या चाहिए था T1 अपॉन T2 चाहिए था हमें, T1 अपॉन में T2, तो T2 को नीचे ले आओ। तो देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब आप एच हाइट ऊपर गए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया तो टाइम पीरियड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी कि जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज करेगी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़नी चाहिए। ऐसा ही हमारा रिजल्ट भी आया है कि जो नया टाइम पीरियड आया है वो पहले के 2 गुना है, 2 टाइम से T1 के। एक्चुअली यहाँ पर रिलेशन मांगा इन्होंने T1 अपॉन T2, तो अगर मैं जो मेरा रिलेशन आया T1 अपॉन T2 लिखूँ, T1 अपॉन T2, तो T2 को यहाँ लाएंगे तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147, एट व्हाट रेट द अर्थ शुड रोटेट सो दैट द वेट ऑफ बॉडी एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ बिकम 0। मतलब कि देखो अभी अर्थ रोटेट कर रही है तो वो किसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, हमें पता है ओमेगा, और ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π अपॉन में टाइम पीरियड, जैसे t इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाए 2π अपॉन में टाइम पीरियड t। अच्छा, अभी फिलहाल जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स, 24 आवर्स इसका टाइम पीरियड, इसको हम सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल कहानी ये है कि अर्थ को कितना टाइम्स अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी इक्वेटर पर है तो उसका वेट 0 हो जाए, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये फाइंड करना, ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट कि यहाँ पर जो वेट है, इसको मैं वेट लिख देता हूँ, इक्वेटर पर जो वेट है वो 0 हो जाए। तो कितने टाइम्स, और ये पूछा कितने टाइम्स, तो मैं मान लेता हूँ कि जो ओमेगा डैश है वो n टाइम्स हो गया है पहले वाले के, तो अगर मुझे n पता चल गया तो वही अपना आंसर होगा। मतलब कि मुझे फाइंड करना है कि जो नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो कितने टाइम्स होगी ओमेगा के जो पहले थी। अच्छा, ओमेगा को हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है t इक्वल टू 24 आवर होता है, तो ओमेगा डैश को मैं n इंटू में 2π अपॉन t भी लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि इनका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं कि जैसे आप यहाँ पर हैं किसी भी पॉइंट पर, तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वो फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा। देखो मान लेते हैं कि आप इक्वेटर से किसी एंगल थीटा पर हो, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वहाँ पर वो होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा।
अब हमें तो इक्वेटर पर कैलकुलेशन करनी है, तो इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, और आपको पता होगा कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जी डैश इक्वल टू कितना हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है आर, और क्योंकि ये 1 हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब वेट होता क्या है, वेट होता है एम जी। तो अगर मैं दोनों तरफ मास की मल्टीप्लाई कर दूं एम जी डैश इक्वल टू ये एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा ये। तो देखो ये हमारे एक तरह से वेट का फॉर्मूला आ गया वेट का। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि नई एंगुलर स्पीड कितनी होगी सच दैट कि वेट 0 हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ। अभी नेट वेट कितना हमें करना है 0, यानी कि एम जी डैश की वैल्यू कितनी ली हमने 0 इक्वल टू एम जी माइनस एम इंटू में ओमेगा पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी। अब जब मैं यहाँ पर 0 वेट हो गया तो जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा डैश होगी, रेडियस ऑफ अर्थ वही होगा, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो एम जी इक्वल टू कितना हो गया एम ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू में आर, या एम से एम हटा दो, तो जो ओमेगा डैश होगा ओमेगा डैश का स्क्वायर वो इक्वल होगा जी अपॉन में आर के, या ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी रूट जी अपॉन में आर। अब देखो ओमेगा डैश इक्वल टू किसके एन टाइम्स ओमेगा के, हमें निकालना क्या है, हमें तो एन निकालना है ना। तो इसको बाकी कैलकुलेशन में यहाँ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम कैलकुलेशन कम से कम करें, तो इसलिए मैं फाइनली कुछ ऐसा एक फॉर्मूला बनाऊंगा जिसके टर्म में सब वैल्यू में पता हो, बस वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। तो ओमेगा डैश को मैं अब रिप्लेस कर रहा हूँ एन टाइम्स ओमेगा से, यानी कि एन इंटू में ओमेगा, और हमें एन ही निकालना है। तो हो गया एन इंटू ओमेगा, यहाँ पर ये रूट जी आर है, रूट जी आर, इसको एज इट इज रहने दो। अच्छा एन निकालना है तो ओमेगा को यहाँ ले आते हैं 1 अपॉन में ओमेगा, और ये हो गया जी अपॉन में आर। अब देखो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन टी, तो मैं एन को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा को लिख लो 2 पाई, और टी जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा टी जी अपॉन में आर। अब आई थिंक हमें सब वैल्यू पता है, टाइम पीरियड हमें पता है, जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो एन इक्वल टू रखते हैं। देखो यहाँ पर हम सब काम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो 24 आवर्स होता है ना, तो इसको 60 ये हो गया मिनट में, अब ये हो गया सेकेंड में, 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 पाई, और मल्टीप्लाई में जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होगा वो होता है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर आर इक्वल टू 64 इंटू या 64 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ वैल्यू पुट करो 64 इंटू 10⁻⁵, तो एक पावर से एक पावर चली जाएगी, यानी कि n इक्वल टू आएगा। अच्छा ये पाई को पाई रहने दो, इसको हाफ कर देते हैं, 12 हो गया। तो 12 इंटू 6 होता है 3600, यहाँ पर ये बचा 1 अपॉन में रूट 64 इंटू 10⁻⁴, तो उसका अंडर रूट लेना काफ़ी इजीली हम कर पाएंगे, ये अपन में पाई है अभी भी। अब ये 12 इंटू में 3600 डिवाइड में पाई इंटू में, देखो 64 का 8 हो जाएगा अंडर रूट, और 10⁻⁴ का 10⁻², तो यहाँ से 10⁻² से 10⁻² हटा दो, ये 8 और ये 36। तो देखो इसको एक काम करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 4 इंटू 2 8, ये 9 इंटू 4 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9, और फिर से इसको हाफ कर दो, ये हो जाएगा 6, यानी कि 54 54 अपॉन में पाई। तो n निकालना था हमें, तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया 54 अपॉन में पाई। देखो कैलकुलेशन टफ नहीं है देखा जाए तो, बस थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं, वो समझाने के लिए अगर आप खुद करोगे तो इजीली कर पाओगे। तो 54 अपॉन पाई, तो 54 को जब आप 3.14 से डिवाइड करोगे तो नियरली आंसर आएगा 17.19। अब आंसर खोजते हैं, देखो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये सबसे करीब आंसर है कि जो अर्थ की नई एंगुलर स्पीड हो जाएगी वो 17 टाइम्स होगी जितनी पहले थी। हमने क्या करा ओमेगा डैश इक्वल टू एन की वैल्यू फाइंड करी, वो 17 हो गई ओमेगा, यानी कि नई एंगुलर स्पीड पहले के 17 गुना होनी चाहिए, तब जा करके इक्वेटर पर अगर कोई वेट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है तो उसका वेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ग्रेजुअली श्रिंक्स मेंटेनिंग इट्स शेप द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सेंटर। तो देखो अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्फेरिकल सेल का रहता है कांस्टेंट, जो कि होता है -gm अपॉन में r।
लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम आर ई को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसको छोटा कर रहे हैं, तो हम आर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब आर को डिक्रीज कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं इसको, तो जो v का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, r की वैल्यू कम करने पर v का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी तो है, तो इसका मतलब वो मोर नेगेटिव होगा, और वो मोर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, यानी कि सही आंसर होगा डिक्रीज। दोबारा रिपीट करूंगा अभी, देखो यहाँ पर माइनस साइन है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर r की वैल्यू कम कर रहे हैं तो v की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा किस में होगी, नेगेटिव में ज़्यादा होगी, तो वो तो और कम हो गई ना, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून अर्थ सिस्टम इज यू। मतलब कि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू गिवन है विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनाइट सेपरेशन। जाहिर सी बात है, दो बॉडी को अगर आप बहुत ज़्यादा दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो हो ही जाएगी। आगे पूछो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज के। जो काइनेटिक एनर्जी मून और अर्थ के बीच में वो के है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दो बॉडी हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ पर डिपेंड करती है, या टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस टाइम्स होती है, मतलब माइनस होती है काइनेटिक एनर्जी के। अब ये कैसे मैंने आपको बताया, समझाता हूँ। भले ही आप ग्रेविटेशनल कर रहे हो, मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हो, या आप न्यूक्लियर फोर्स पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, हर जगह जहाँ पर भी एनर्जी कांस्टेंट है, खास करके ऐसे में जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है और टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी की होती है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वल पुट करें, मतलब दोनों के लिए दोनों इक्वल है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के, या पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, एक्चुअली नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा है कि अट्रैक्शन है, मतलब जो फोर्स है, जो यहाँ पर एनर्जी है वो अट्रैक्टिव एनर्जी है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर U है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो U होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ये रिलेशन ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी ऐसा भी होता है कि टोटल एनर्जी दे दी जाती है, पूछ लेते पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस साइन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 150, द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड मीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन इज गिवन बाय। देखो आपने केप्लस के 3 लॉ पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक लॉ है टी स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करता है मीन रेडियस की आर के क्यूब पर, तो ये वही केप्लस लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केप्लस लॉ। क्वेश्चन नंबर 151, इफ टू स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मासेज, इस पर ध्यान देना, इक्वल मासेज लेकिन रेडियस r एंड 2r है और किसी लिक्विड में गिर रही है, तो उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है उनका रेशो कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उसमें किसी बॉडी को आप गिरा रहे हो, तो एक समय बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उस पर जो नेट फोर्स लगती है फिर वो लगती है 0। तो जो ये टर्मिनल जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में गिर रहा है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2/9 r² इंटू में डिफरेंस इन डेंसिटी, मतलब कि मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ρ0 और लिक्विड की डेंसिटी है ρl। ठीक है, तो 2/9 r² और यहाँ पर आता है ईटा और g, 2/9 g r² ईटा रो माइनस ρl। अब वैसे देखा जाए तो अगर मान लीजिए दो अलग अलग बॉडी हैं, यहाँ पर एक है r रेडियस की, दूसरी 2r की, वैसे देखा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी r² पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों का इक्वल मास है तो हमें डेंसिटी का फैक्टर भी तो देखना पड़ेगा, डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही होंगी। तो देखो इक्वल मास होने का मतलब ये हुआ कि उनकी डेंसिटी वेरी कर रही होंगी, तो हम ये देखेंगे पहले कि डेंसिटी रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो देखो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और
मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू में वॉल्यूम, और रो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो देखो अगर मैं ये देखूं m और 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रही है, 1/r की क्यूब पर। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी, एक तो आर स्क्वायर पर, दूसरा डेंसिटी पर डायरेक्टली। तो हमने ये देखा कि आर स्क्वायर पर तो डिपेंड कर रही है, ठीक है, लेकिन जो डेंसिटी है उस पर 1/r की क्यूब पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से अगर हम दोनों फैक्टर को एनालाइज करें तो जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली किस पर डिपेंड करेगी, 1/r पर। अब रेशियो अगर मैं निकालूँ v1/v2 का, तो वो r2/r1 पे के इक्वल होगा। अब देखो ये r1 मान लेते हैं, ये r2, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, r/2r, यानी कि 1/2, और r2/r1 कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि जो आंसर आएगा, रेशियो आएगा v1:v2, वो हो जाएगा 2:1। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमने ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं सेलेक्ट किया है। वैसे तो आप देख रहे हो डायरेक्टली आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये बोला है कि सेम मास है, तो हमें डेंसिटी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग अलग होगी फिर। तो हमने डेंसिटी को चेक किया कि रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो डेंसिटी रेडियस पर इस इन्वर्सली डिपेंड करेगी आर की क्यूब पर। और फिर हमने देखा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर पर तो डिपेंड कर ही रही थी, साथ ही साथ डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी डेंसिटी पर। अब डेंसिटी की डिपेंडेंस है 1/r की क्यूब, तो हमने देखा दोनों को मल्टीप्लाई करके कि वेलोसिटी इन्वर्सली आर पर डिपेंड कर रही है, उसी हिसाब से फिर हमने रेशियो निकाला है। तो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई थी इक्वल मासेस, इक्वल डेंसिटी देता तब इतना सारा खेल नहीं करना पड़ता, तब तो डायरेक्टली आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 152, द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड इज 3 मिलीमीटर। यानी कि कोई वायर होगा, उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसमें एक्सटेंशन हो रहा है 3 मिलीमीटर का। द एक्सटेंशन इन द अदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ बट हाफ द रेडियस ऑफ द सेम लोड इज। मतलब अब हमारे पास कोई दूसरा वायर है, लेकिन इसका जो रेडियस है ना, मैं इसको R2 बोलूँगा, वो पहले वाले के हाफ है, यानी कि 1/2 है R1 के, अगर इसका रेडियस R1 है। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा वो कितना होगा, डेल्टा L2 फाइंड करना है। द एक्सटेंशन इन द वायर हमें फाइंड करनी है, एक्सटेंशन क्या, चेंज इन लेंथ। अब क्योंकि दोनों ही वायर सेम मटेरियल के हैं, तो इन दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। अगर सेम मटेरियल है तो लेंथ कितनी भी हो, यंग्स मॉडुलस उनका सेम होता है। ओके, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल ऑफ कोर्स। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, तो हम ये देखेंगे जो एक्सटेंशन है वो रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देखो दोनों पर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम है, और दोनों की ओरिजिनल लेंथ भी सेम है, बोला है ना सेम लेंथ। ओके, तो अब आप ये देखो कि डेल्टा एल एरिया पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, डेल्टा एल को यहाँ ले आऊँ, तो डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। ओके, फोर्स, लेंथ, एरिया, यंग्स मॉडुलस। अब एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई इंटू में आर का स्क्वायर, पाई इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जो लेंथ है, एक्सटेंशन इन लेंथ, वो इन्वर्सली रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। जो लेंथ वो किस पर डिपेंड करेगी, इन्वर्सली आर स्क्वायर पर। तो आप ये देखो कि इसका जो सेकंड वायर है हमारे पास, उसका रेडियस पहले वाले के हाफ है, यानी कि इसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, इसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिलीमीटर से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा, तो ये तो आना नहीं है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा अपना। बाकी देख लेते हैं कौन सा होगा एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे ऑप्शन है हम नहीं हटा पा रहे, तो निकालना पड़ेगा। लेकिन ये बात पता चल गई कि जो एक्सटेंशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस के इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, इसका रेडियस कम तो एक्सटेंशन ज़्यादा। अब देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1, ये क्योंकि इन्वर्सली रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
यहाँ पर आ जाएगा R1, यहाँ पर आ जाएगा R2 का स्क्वायर। वैसे भी आप देखो इन सब का रेशो लोगे तो R1 यहाँ पर लोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो डेल्टा L2 को आप लिखोगे FL अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर इंटू में यंग्स मॉडुलस। तो जब आप रेशो लोगे तो FL पाई y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब बोला गया है कि जो R2 है वो R1 के हाफ है, 1/2 है। यहाँ पर बोला है ना, द एक्सटेंशन इन द अदर वायर ऑफ द सेम मीटर ऑफ द सेम लेंथ बट हाफ द रेडियस ऑफ बाय द सेम लोड। लोड सेम है लेकिन R2 इक्वल टू कितना है, 1/2 R1। तो यहाँ से देखो R1 अपॉन R2 को आप क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा L2, डेल्टा L1 कितना है, वो है 3, तो यहाँ पर लिख लो 3 इक्वल टू 2 × 4, यानी कि डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × में 4, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 12 मिलीमीटर। यानी कि जो एक्सटेंशन होगा वो 12 मिलीमीटर का होगा, अगर पहले 3 मिलीमीटर का था। क्वेश्चन नंबर 153, ए सॉलिड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी D इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्मॉल d। मतलब हमारे पास कोई सॉलिड है ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी D और ये किसी लिक्विड में है, उस लिक्विड की डेंसिटी है स्मॉल d। इफ V बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब ये जो सॉलिड है इसकी वॉल्यूम V है, एंड V कैपिटल V बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और इस टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्मॉल v है। देखो स्मॉल v है कि उसका कितना पार्ट इसमें डूबा हुआ है स्मॉल v, और कैपिटल V है कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना है सॉलिड का। तो आपको ये बताना V और V में क्या रिलेशन होगा। तो देखो जब ये ऑब्जेक्ट इसकी कुछ वॉल्यूम नीचे है तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वेट, और इस पर एक बेयरंट फोर्स लग रही होगी जो कि ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो इन द इक्विलिब्रियम केस वी कैन से दैट बियॉन्ड फोर्स और जो वेट ऑफ बॉडी है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों यहाँ पर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रख रहा हूँ, W बराबर वेट ऑफ बॉडी बराबर बियॉन्ड फोर्स। अब देखो जो वेट होगा, वेट इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में G, और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में G। अब इसका जो टोटल वेट है वो बराबर होगा इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है इंटू G। मैंने क्या कहा, W इक्वल टू mg, m को क्या लिखेंगे, रो इंटू में वॉल्यूम। तो रो मतलब डेंसिटी D और V मतलब वॉल्यूम। बियॉन्ड फोर्स इस पर कितनी लग रही है, जितना ही डूबा हुआ है उसके वेट के बराबर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, वेट इक्वल टू होता है, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, जो बियॉन्ड फोर्स होगी वो होगी वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड या सबमर्स्ड मल्टीप्लाइड बाय G। तो कितना वेट इसका सबमर्स्ड है, तो वो बराबर होगा इसकी कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर है इंटू में डेंसिटी किसकी, पानी की, यानी कि लिक्विड की, जो भी लिक्विड है। तो मैं लिखूंगा वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी में लिखूंगा लिक्विड की, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स कौन लगा रहा है, वो लिक्विड, इंटू में वॉल्यूम जितना वो सबमर्स्ड है इंटू में स्मॉल g। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ये ऑब्जेक्ट पूरा इमर्स नहीं था, थोड़ा सा इमर्स है। अब इसका जो वेट होगा वो तो डाउनवर्ड होगा, टोटल वेट इक्वल टू कितना होगा, इसकी वॉल्यूम इसकी टोटल डेंसिटी इंटू में G। बियॉन्ड फोर्स क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स ये होगा कि ये जो लिक्विड है इस पर बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो उतने ही पोर्शन पे बियॉन्ड फोर्स लगा पाएगा जितना इसमें डूबा हुआ है। तो इसलिए हमने क्या लिया, उतनी वॉल्यूम जितनी डूबी हुई है इंटू में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स कौन लगा रहा है, डेंसिटी लगा रहा है, सॉरी लिक्विड लगा रहा है, तो उसी की डेंसिटी लेंगे। अब G से G को हटा दो, तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बराबर आ जाए कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, और यही तो हमें फाइंड करना था। मतलब इनमें से आप देख लो कौन सा रिलेशन है, तो रिलेशन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 154, 2 pieces of glass plate lying upon other with a little water in between them cannot be separated by। देखो दो, अगर मान लीजिए आप कांच की पतली प्लेट ले रहे हो और उसके बीच में पानी डाल दो, तो ये एक दूसरे से सेपरेट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब सेपरेट हो नहीं पाती है इजली। तो ऐसा क्यों, तो देखो जब ये लिक्विड है यहाँ पर, तो इस लिक्विड की कुछ सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ।
तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे ईजिली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो मच्छर होते हैं वो पानी की सतह पर क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि पानी में सरफेस टेंशन होती है पानी की। ऐसे अगर आप किसी धागे को पानी में डाल दो तो वो तुरंत नहीं डूबेगा, ठीक है, पहले वो पानी के सरफेस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन है। दूध क्यों उबलता है? दूध तब उबलता है जब उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज फ्रॉम T2 to T, द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द रेडिएशन विल इंक्रीज टू। देखो ब्लैक बॉडी के लिए जो इंटेंसिटी होगी या जो एनर्जी होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट ऑफ एमिशन भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी टेम्परेचर की पावर 4 पर। तो हम ये कह सकते हैं कि E1/E2 ये क्या है? इंटेंसिटी या फिर रेट ऑफ एमिशन। तो वो T1/T2 की पावर 4 पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना हो जाएगा? मान लो तो एक्चुअली वो E2 पूछ रहा है। अगर ये इनिशियली E है तो E2 कितना होगा? तो E2 को E2 लिख लेते हैं, अभी इसको E लिखा। T1 T और T2 2T, तो उसकी पावर 4। अब देखो T से T हटाओ तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो E में, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइम्स E। तो हमारा सही आंसर होगा कि वो 16 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 156, ड्राई एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is suddenly released at atmospheric pressure. The final temperature of the gas is, और Cp/Cv 1.414 है। अब देखो जो सडनली प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस होते हैं एडियाबेटिक, ठीक है। अब एडियाबेटिक है तो आप ये रिलेशन तो यूज़ नहीं करेंगे P इक्वल टू RT। आप ये नहीं कह सकते कि प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन आइडियल गैस के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर वैसे भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपको पता है एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन होती है PV की पावर गामा कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है? ये टेम्परेचर T1, ये प्रेशर P1, फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो रिलीज हो रही है, नहीं हो जाएगा प्रेशर P2 और फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो जैसे PV की पावर गामा कांस्टेंट है तो आपको वॉल्यूम हटाना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे हटाएंगे? वॉल्यूम हटाएंगे यहाँ से। देखो V इक्वल टू कितना होता है? nRT अपॉन में प्रेशर। तो आप ये देखो वॉल्यूम प्रेशर पर कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली, ठीक है, और टेम्परेचर पर डायरेक्टली। यानी कि आप लिख सकते हैं T अपॉन में P की पावर गामा। बाकी सब कांस्टेंट आएगा तो वो फिर से कांस्टेंट ही बन जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ कैसे डिपेंड करता है उस पर लिखा है। ये हो जाएगा प्रेशर टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन में प्रेशर की पावर गामा कांस्टेंट क्या लिख रहा हूँ मैं। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन में प्रेशर की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। आई रिपीट, टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन में प्रेशर की पावर गामा -1 क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं ये इक्वेशन यूज कर पाऊंगा कि T1 अपॉन P1, T1 की पावर गामा अपॉन में P1 की पावर गामा -1 बराबर होगा T2 की पावर गामा अपॉन में P2 की पावर गामा -1। ओके, अब टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आपको टेम्परेचर केल्विन में ही आंसर भी है और केल्विन में ही रखना भी चाहिए। तो T1 इसको चेंज करते हैं। T1 इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 को अगर आपको केल्विन में लिखना है तो 273 ऐड करना होगा। तो ये आ जाएगा 273 ऐड करने के बाद 288। तो T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू निकालनी है। P1 कितना है? तो P1 है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P2 वो देखो रिलीज हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, 180। अब देखो तो तीनों वैल्यू पता चल गई, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी, T2 की पावर गामा इक्वल हो जाएगा P2 अपॉन में P1 की पावर गामा -1 इंटू में टेम्परेचर T1 की पावर गामा। आई रिपीट, P2 इधर आएगा, T2 निकालना है ना, तो P2 अपॉन P1 कितना हो जाएगा? गामा -1 इंटू में T1 की पावर गामा। और देखो अब जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A इक्वल टू या A की पावर B इक्वल टू C की पावर D है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A इक्वल टू सी की पावर D अपॉन में B। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y की पावर 1/2 इक्वल टू एक्स। तो वही चीज़ मैंने करा है, जैसे T2 की पावर गामा है यहाँ पर, तो मुझे तो T2 निकालना है ना। T2 कितना हो जाएगा, P2 अपॉन में P1 की पावर गामा -1 अपॉन में गामा मल्टीप्लाई में T1, क्योंकि इस पर गामा अपॉन गामा है तो सिर्फ T बचेगा, T1। अब देखो सब वैल्यू पुट करते हैं। P2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन P1 की वैल्यू हो जाएगी 10। गामा कितना है, तो गामा है 1.414, इसको गामा बोलते हैं, सी पी अपॉन सी भी गामा होता है। तो ये हो जाएगा 1.414 माइनस 1 अपॉन में 1.41 इंटू T1 कितना है, तो वो है 288। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू 148 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की विल बिकम इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा रहे हो, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बराबर होगी Q इंटू वी के। Q मतलब चार्ज और V मतलब पोटेंशियल। अब यही जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि QV, ये हमें इक्वल दे रखी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के। अब उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इक्वल टू हमें फाइंड करना है टेम्परेचर कितना हो जाए, सो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स Q इंटू में V अपॉन में 3K। तो बस आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चार्ज होता है, Q की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वोल्टेज हमें वोल्ट दे रखी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 इंटू के की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो जब आप इसको सोल्व करोगे विल गेट 7730 केल्विन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज देन इट्स मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा। देखो बाद में देखेंगे कितना हो जाएगा, पहले मैं आपको मीन फ्री पाथ के 3 फॉर्मूले बताता हूँ। एक 1/√2 पाई एन डी का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा लैम्डा इक्वल टू एम, ये प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में रहेगा, m अपॉन में √2 पाई डी का स्क्वायर रो। और अगर टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में लिखें तो फॉर्मूला होगा KT अपॉन में √पाई डी का स्क्वायर इंटू में P मतलब प्रेशर। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मास डेंसिटी के टर्म में, टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि मीन फ्री पाथ प्रेशर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो लैम्डा इन्वर्सली मतलब ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है मीन फ्री पाथ। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाएगा यानी कि लेस हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 159, ए कार्नोट इंजन वर्किंग at temperature 300 and 600 Kelvin has a work output of 800 joule per cycle. The amount of heat energy supplied from the source to the engine in each cycle is। देखो मान लो कोई हीट इंजन है, तो ये क्या करता है, सोर्स से हीट लेता है और सोर्स को हम हमेशा हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। तो T1 मान लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से ये कुछ हीट लेगा, लेट से Q1। अब ये कुछ वर्क परफॉर्म करेगा और कुछ एक्स्ट्रा जो हीट होगी उसको बाहर निकाल देगा Q2 लेट से। और ये सोर्स यहाँ पर था, यहाँ पर ये सिंक का काम करेगा और सिंक का लेट टेम्परेचर T2 है और हमेशा जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो सिंक से ज़्यादा होता है। तो जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो 1 - T2 अपॉन T1 पर डिपेंड करती है, या फिर 1 - टेम्परेचर T2 किसका है, सिंक का टेम्परेचर। T1 कितना है, किसका है, सोर्स का टेम्परेचर। इसको आप ऐसे भी याद रख लो, 1 - टेम्परेचर लो अपॉन टेम्परेचर हाई, ठीक है। लो किसका होता है, सिंक का, हाई होता है सोर्स का। तो एक तो ईटा का ये फॉर्मूला होता है। दूसरा ईटा होता है कि एक तरह से एफिशिएंसी, मतलब आपने कितना वर्क डन किया, कितनी हीट लेकर के, कितनी हीट ली उससे कितना वर्क डन किया, यही तो आपकी एफिशिएंसी है। तो इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन में हीट टेकन।
ठीक है, ये क्यू क्या है, हीट टेकन। अब 1 माइनस लो टेम्परेचर कितना है तो वो है 300, हाई टेम्परेचर कितना है वो है 600, इक्वल टू वर्क तो दिया है 800 और हीट निकालनी है। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 600 माइनस 300 बचेगा, या चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, ये हो गया अपॉन में 600 इक्वल टू 800 अपॉन में क्यू, ये बचा 6 में से 3 जाएगा 3, तो 300 अपॉन में 600 इक्वल टू 800 अपॉन में क्यू, 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, ये हो गया इसका हाफ। तो क्यू इक्वल टू कितना है 2 इंटू में 800 यानी कि 1600 यूनिट होती है जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of hydrogen, 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T। सभी वाइब्रेशन मोल को इग्नोर कर दो, हमें टोटल एनर्जी निकालने कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी मतलब मैं फॉर्मूला बताता हूँ पहले एनर्जी का, जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा इंटरनल एनर्जी का वो होता है n टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन में 2 इंटू में आर टी। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, r गैस कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। तो यहाँ पर दो अलग अलग गैसेस हैं, तो दोनों की टोटल एनर्जी जो निकलेगी, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम ऑक्सीजन की एनर्जी में ऐड कर देंगे आर्गन की एनर्जी को। अब ऑक्सीजन और आर्गन की एनर्जी कैसे निकालें, तो देखो अगर ऑक्सीजन के मोल्स दिए हुए हैं हमें 2, तो ऑक्सीजन के लिए पहले लिखेंगे तो 2 इंटू में 2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन की कितनी होती है, तो मैं आपको पहले डायटोमिक, देखो ऑक्सीजन क्या होता है डायटोमिक और आर्गन क्या होता है मोनो एटोमिक, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें वो देखते हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 3n माइनस के। एन होता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं और के मतलब कांस्टेंट। अब जैसे अगर मैं सिंगल मोनो एटॉमिक की बात करूँ तो मोनो एटॉमिक एक्स वाई जेड किसी भी तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 आर्गन के लिए। तो एफ इक्वल टू कितना 3 इंटू में एन की वैल्यू 1 माइनस कोई कांस्टेंट नहीं है कहीं पर भी जा सकता है तो 0 के, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 3। ये जो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है 3 आया है किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, और यहाँ पर मोनो एटॉमिक कौन है आर्गन। अब ऑक्सीजन है डायटोमिक, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड एक्सिस में तो जा सकते हैं लेकिन ये इधर नहीं आएगा ये इधर नहीं आएगा, तो एक कांस्टेंट का काम कर रहा है ये के इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3, मॉलिक्यूल कितने 2 माइनस के यानी कि 1, तो ये आ गया 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 किसके लिए होता है डायटोमिक के लिए, और डायटोमिक है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन है। अब इसलिए हम एनर्जी निकालेंगे, देखो एफ की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए कितने लेंगे 5, ये हो गया अपॉन में 2 इंटू में आर टी। ऐसे ही मैं आर्गन के लिए लिखूंगा तो आर्गन का एन कितना है, आर्गन का एन है 4, तो 4 इंटू में डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्गन की कितनी है 3 है, 3 अपॉन में 2 आर टी। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 2 इंटू 5 मतलब 10, 10 अपॉन 2 आर टी हो गया, प्लस 4 12 यानी कि 12 अपॉन 2 आर टी। अब 10 और 12 कितना होता है 22, तो 22/2 आर टी, या फिर 22 का आधा होता है 11, तो 11 आर टी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में हमने जो 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं फ्रॉम 141 टू 160। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। यह था पार्ट 2। थैंक यू एवरीवन।